हाँ जी, हमारा टॉपिक चल रहा था पांच जगत वर्गीकरण। और इस टॉपिक में कल की जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस क्लास में हमने मोनेरा जगत कंप्लीट पढ़ा था। ठीक है, मोनेरा जगत के अंतर्गत आपने देखा था आद्य बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा। ये आपके कोर्स के अंदर जो बैक्टीरिया दे रखे थे इनकी भी हमने चर्चा कल की क्लास में कर ली। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे दूसरा जगत जिसका नाम है प्रोटिस्टा जगत। उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से जीव आते हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक तो है प्रोटिस्टा जगत। ये प्रोटिस्टा जो शब्द है ये देने वाले वैज्ञानिक थे हिकल। मोनेरा शब्द भी किसने दिया? हिकल ने। प्रोटिस्टा शब्द भी किसने दिया? हिकल ने। तीन जगत वर्गीकरण भी किसने दिया? हिकल ने। और लवक शब्द यानी प्लास्टिक शब्द भी किसने दिया? हिकल ने। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब बात कर रहे हैं कि इसके अंदर क्या विशेषता होती है प्रोटिस्टा के अंदर। तो प्रोटिस्टा के जो जीव होंगे वो एक कोशिकीय होंगे। एक कोशिकीय का मतलब है यूनिसेल्यूलर, इंग्लिश में इसे कहेंगे आप। और ये जीव होंगे यूकैरियोट्स। कैसे होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। जबकि इसके पहले हमने मोनेरा जगत देखा था और मोनेरा जगत के अंदर जीव कैसे थे? प्रोकैरियोट्स थे। तो यहाँ पर ये वाली चीज जो है वो नहीं है, याद रखना कि प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत जो जीव आएंगे वो जीव कैसे होंगे? यूकैरियोट्स होंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो दो चीजें अभी तक हमने देखी है कि जो प्रोटिस्टा शब्द है ये देने वाले वैज्ञानिक है उसका नाम है हिकल। और इसके अंदर जो जीव आते हैं वो मोस्टली एक कोशिकीय होंगे और यूकैरियोट्स होंगे। ठीक है, अब आगे की बात करें। ये सारी चीजें वही है जो पिछली क्लास में मैंने एक सारणी बनाई थी। आर.एच. विटेकर ने जो पांच जगत वर्गीकरण दिया था उस वर्गीकरण का आधार हमने देखा था। उस आधार के आधार पर हमने उस सारणी बनाई थी। उसमें हमने इस सारी चर्चाओं, इस बातों के ऊपर सारी चर्चा कर ली है कि मोनेरा के अंदर क्या होगा, प्रोटिस्टा के अंदर क्या होगा, फंजाई के अंदर क्या होगा, प्लांटिक के अंदर क्या होगा और एनिमेलिया के अंदर क्या होगा। तो वही चीजें है, कोई नई नहीं है। फिर बात करें आगे की, तो इनके अंदर जो सेल वॉल होती है, कोशिका भित्ति, वो कुछ के अंदर होगी, कुछ में पाई जाती है और कुछ में एब्सेंट होती है, कुछ में। ठीक है, तो सेल वॉल ज्यादा मैटर याद नहीं रखना आपको। फिर बात करें भाई, ये यूकैरियोट्स है, इसका मतलब इसके अंदर केंद्रक होगा। और केंद्रक है इसका मतलब केंद्रक झिल्ली भी होगी। तो इसके अंदर सुविकसित केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। पोषण की बात करें प्रोटिस्टा के अंदर, तो पोषण इसके अंदर स्वपोषी भी होगा, फोटो ऑटोट्रोफिक भी होंगे और ये परपोषी भी होंगे। अब बात करें आगे की, तो प्रोटिस्टा के अंदर जो जनन की क्रिया होगी, जनन वो मोस्टली कॉन्जुगेशन या सलियन विधि द्वारा होगा, संयुग्मन, और इसी को आप कह सकते हो सलियन। इनके द्वारा इनके अंदर क्या होता है? जनन होता है। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रोटिस्टा शब्द किसने दिया? हिकल ने। कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं। सेल वॉल जो कोशिका भित्ति है वो कुछ के अंदर पाई जाती है और कुछ के अंदर एब्सेंट होती है। केंद्रक झिल्ली इसके अंदर सुविकसित होगी। पोषण स्वपोषी भी होंगे और परपोषी भी होंगे। और इनके अंदर जो जनन की क्रिया है वो संयुग्मन या सलियन विधि द्वारा होगी। ठीक है, अब इस प्रोटिस्टा के अंदर क्या क्या आते हैं? तो इसके अंदर आते हैं, देखो, क्राइसोफाइट। प्रोटिस्टा के अंदर ये सारे जीव आते हैं, क्राइसोफाइट। दूसरा आता है डाइनोफ्लेजिलेट, डाइनोफ्लेजिलेट। तीसरा इसके अंदर आता है यूग्लिनॉइड, मतलब यूग्लिन आएगा इसमें, यूग्लिनॉइड। चौथा इसके अंदर आएगा आपके सामने है औपंक कवक, औपंक कवक। और पांचवा इसके अंदर आता है प्रोटोजोआ। ये सारे जीव इसी के अंदर आते हैं, किसके अंदर? प्रोटिस्टा जगत के अंदर। और ये पांचों ही आपको पढ़ने आपके कोर्स के अंदर है। क्या क्या आते हैं? तो इसके अंदर क्राइसोफाइट आते हैं, डाइनोफ्लेजिलेट आते हैं, यूग्लिनॉइड आते हैं, औपंक कवक आते हैं और प्रोटोजोआ भी आता है। ये सारे इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसोफाइट की, फिर बात करेंगे डाइनोफ्लेजिलेट की, फिर यूग्लिनॉइड की, फिर औपंक कवक और प्रोटोजोआ की। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्राइसोफाइट की बातें। तो क्राइसोफाइट के अंदर क्या क्या होगा और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, वो सारी बातें आप देखते हैं। बेटा तो लिखते जाना आप साथ साथ में, ताकि चीजें दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े।
सबसे पहले हम बात करेंगे क्राइसोफाइट की। क्राइसोफाइट की बात करें तो इसके अंदर मोस्टली दो चीजें आती है। कितनी चीजें आती है? दो चीजें। एक आता है इसके अंदर डायटम, क्या आता है? डायटम। और एक इसके अंदर आता है सुनहरे सेवाल, गोल्डन एल्गी, सुनहरे सेब। ठीक है, एक आता है डायटम और एक आते हैं सुनहरे सेवाल। ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं स्वच्छ जल में, स्वच्छ जल और या फिर लवणीय जल, इन दोनों जगहों पर ये मिलते हैं। और ये जो क्राइसोफाइट होते हैं ये सूक्ष्म जीव होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो इसकी बात करेंगे हम डायटम की, क्योंकि ये आपके कोर्स के अंदर दे रखा है और इसका एग्जाम में प्रश्न भी आता है डायटम। तो देखिए डायटम की बात करें तो जो डायटम होता है ना, इसकी जो कोशिका भित्ति है, ध्यान से सुनते जाना, डायटम की जो कोशिका भित्ति होती है ना, सेल वॉल, कोशिका भित्ति को क्या कहेंगे आप इंग्लिश में? सेल वॉल। इसकी जो कोशिका भित्ति है ना डायटम्स की, वो साबूदानी की तरह होती है। साबुनदानी, साबुनदानी देखी होगी आपने, वैसी होती है इसकी कोशिका भित्ति। ठीक है, और इस साबुनदानी की तरह कोशिका भित्ति है और इसकी कोशिका भित्ति के ऊपर सिलिका का आवरण पाया जाता है। ध्यान से सुनते जाना, इस कोशिका भित्ति के ऊपर किसका आवरण पाया जाता है? सिलिका का आवरण पाया जाता है। और इस सिलिका की वजह से ये कोशिका भित्ति नष्ट नहीं हो पाती है। क्लियर हो रहा है? दिख रहा है आपको मैं क्या कह रहा हूं? कि जो डायटम्स है, उस डायटम्स की जो कोशिका भित्ति है वो साबुनदानी की तरह है और इस कोशिका भित्ति के बाद सिलिका का आवरण पाया जाता है और इस सिलिका के आवरण की वजह से ये जो कोशिका भित्ति होती है ना, ये नष्ट नहीं हो पाती है, नष्ट नहीं होती है। ठीक है, नष्ट नहीं होती है। तो जो मृत डायटम्स है, जैसे जैसे मरेंगे और जहां पर ये मरेंगे उनके आवास पर इनके अवशेष जमा होते जाएंगे और करोड़ों वर्षों के बाद में जो आवास थे वहां पर एक विशेष प्रकार की मृदा बन जाती है। उस मृदा को कहेंगे आप डायटम्स मृदा। क्या कहेंगे? डायटम्स मृदा। इस डायटम्स मृदा, और इस डायटम मृदा का उपयोग कहां करते हैं? तो इसका उपयोग पॉलिश करने में भी करते हैं, पॉलिश करने में, और इसके साथ जो तेल आते हैं, ऑयल्स, और जो सिरप है उसके फिल्ट्रेशन में यानी निस्यंदन में इसका उपयोग किया जाता है। निस्यंदन का मतलब फिल्ट्रेशन। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको इस क्राइसोफाइट के अंदर याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है? क्राइसोफाइट, क्राइसोफाइट के अंदर क्या क्या आता है? डायटम्स आता है और सुनहरे सेवाल आते हैं। ठीक है, डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये स्वच्छ जल में होते हैं और या फिर लवणीय जल में मिलेंगे। अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं। इसके अंदर मोस्टली आपको डायटम्स के अंदर याद रखना है कि जो डायटम्स होता है इसकी कोशिका भित्ति, जो सेल वॉल है, वो साबुनदानी की तरह है और इस कोशिका भित्ति के बाहर किसका आवरण पाया जाता है? सिलिका का आवरण पाया जाता है और इसकी वजह से ये नष्ट नहीं होता है। ठीक है, सिलिका नष्ट नहीं होता है। तो जब ये मरते हैं तो इनके आवासों पर इस कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़ जाते हैं। किसके अवशेष छोड़ जाते हैं? कोशिका भित्ति के अवशेष छोड़ जाते हैं और इस वजह से उस स्थान पर करोड़ों वर्षों के बाद में या हजारों वर्षों के बाद में उस आवास पर एक मृदा का निर्माण होता है, उसको डायटम मृदा कहते हैं। और इस डायटम मृदा का उपयोग या तो आप पॉलिश करने में करेंगे या फिर जो तेल आते हैं, जो सिरप आते हैं, उसके फिल्ट्रेशन में यानी निस्यंदन में इसका यूज किया जाता है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने जो क्राइसोफाइट देखा है, इस क्राइसोफाइट के अंदर आपको ये तीन चीजें कंपल्सरी याद रखनी है। ठीक है, आगे चले। अब आगे हम पढ़ेंगे डायनोफ्लेजिलेटेड। डायनोफ्लेजिलेट के अंदर क्या होगा वो चीजें देखते हैं। देखिए सेकंड नंबर पर हम बात कर रहे हैं डायनोफ्लेजिलेट। डायनोफ्लेजिलेट ये डायनोफ्लेजिलेट होते हैं, ये मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे समुद्रों के अंदर और ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं।
तो ये जो होते हैं डाइनोफ्लेजिलेट, ये समुद्री होते हैं और प्रकाश संश्लेषी होते हैं। समुद्री भी होंगे और कैसे होंगे, प्रकाश संश्लेषी, फोटोसिंथेसिस क्रिया करते हैं। अब आगे की चीज याद रखें, तो ये जो डाइनोफ्लेजिलेट है इनके अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंट, क्या कहते हैं, पिगमेंट, वर्णक पाए जाते हैं। और इन वर्णकों के आधार पर ये या तो लाल हो सकते हैं, या ये पीले हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं, या फिर ये नीले हो सकते हैं। क्लियर हो रही है चीजें, मैं क्या कह रहा हूं? डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर वर्णक यानी पिगमेंट्स है। इन पिगमेंट्स के आधार पर ये लाल, पीले, हरे, भूरे, नीले आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा, तो इनकी जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति के बाद, सेल वॉल के बाद सेलुलोज का आवरण पाया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। सेलुलोज मोस्टली पादप कोशिका की कोशिका भित्ति के अंदर मिलता है, लेकिन डाइनोफ्लेजिलेट में भी जो सेल वॉल है इसके बाद क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है। ठीक है, अब बात करें आगे की, तो देखिए डाइनोफ्लेजिलेट, इसके अंदर नाम में यार छिपा है डाई का मतलब दो, और फ्लेजिला यानी फ्लेजिलेट यानी फ्लेजिला, मतलब इसके अंदर कितने कसाब पाए जाते हैं, दो कसाब पाए जाते हैं, दो फ्लेजिला हो गया आपके साथ। ठीक है, और एक चीज विशेष याद रखनी है कि इन डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर जो ये आप कह रहे हो लाल, पीले, हरे, भूरे, नीले देखने को मिलते हैं, मैं मोस्टली बात करना चाहूंगा लाल डाइनोफ्लेजिलेट की। किसकी बात करना चाहूंगा, लाल डाइनोफ्लेजिलेट की। लाल डाइनोफ्लेजिलेट, जो लाल डाइनोफ्लेजिलेट होता है, इसके अंदर अगर समुद्रों के अंदर इसका विस्फोट हो जाए, विस्फोटन हो जाए, तो समुद्र का जो पानी है, जो वाटर है, पानी है, वो आपको कैसा दिखने लगेगा, लाल दिखने लगता है। इस गुण को कहते हैं जैव संदीप्ति। इस गुण को क्या कहते हैं, जैव संदीप्ति। जैव संदीप्ति प्रकट करते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है गोनियोलैक्स। कौन सा होता है, गोनियोलैक्स। एक नोक्यूटेला होता है जिसे समुद्री भूत कहते हैं। ठीक है, वो भी ऐसे ही में आता है, गोनियोलैक्स। नोक्यूटेला एक एग्जांपल और है, उसे समुद्री भूत कहते हैं, वो भी इसी में आता है। मैं क्या कह रहा हूं, डाइनोफ्लेजिलेट। डाइनोफ्लेजिलेट मोस्टली समुद्री होते हैं और कैसे होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, फोटोसिंथेसिस क्रिया करने वाले होते हैं। ठीक है, फिर बात कर रहे हैं कि इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं, यानी पिगमेंट्स पाए जाते हैं, और ये पिगमेंट्स के आधार पर ये तो या तो लाल दिखेंगे, या पीले हो सकते हैं, हरे हो सकते हैं, भूरे हो सकते हैं, और नीले हो सकते हैं। ठीक है, और इनकी जो कोशिका भित्ति है उसके बाहर सेलुलोज का आवरण पाया जाता है। दो कसाब मिलते हैं इसके अंदर। और बात कर रहे हैं मोस्टली लाल डाइनोफ्लेजिलेट की, तो लाल डाइनोफ्लेजिलेट में अगर विस्फोट होता है समुद्रों के अंदर, तो समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है। इस गुण को कहते हैं आप जैव संदीप्ति। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है गोनियोलैक्स। और इसका एक और एग्जांपल याद रखना चाहो तो नोक्यूटेला होता है, जिसे आप समुद्री भूत कहते हैं। ठीक है, ये आपको डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर याद रखना है। अब चलते आगे, तीसरे नंबर पर आता है यूग्लिनॉइड्स। लिखते जाना आप साथ साथ में, ताकि बाद में कंफ्यूजन नहीं रहे और चीजें शॉर्ट हो जाए। चीजें जितनी शॉर्ट होगी उतना ही याद होगा। आप बाकी सोचते हैं पैराग्राफ पढ़ के या किताब रट के कर ले, तो इम्पॉसिबल है। आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, 2 दिन के बाद में भूल जाओगे। तो चीजों को शॉर्ट करना सीखिए। 3 नंबर पर आता है यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड इसके अंदर मोस्टली आएगा यूग्लिना। क्या आएगा, यूग्लिना। ये तो आपने पहले भी सुना होगा, यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिना। ठीक है, जो ये यूग्लिना होते हैं ये मोस्टली स्वच्छ जल और स्थिर जल में मिलता है आपको। या तो ये स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और स्थिर जल में भी पाए जाते हैं। स्थिर जल में पाए जाते हैं। ठीक है, यूग्लिना को आप क्या कह सकते हो, इसे कह सकते हो प्लांट्स और एनिमल के बीच की कनेक्टिव लिंक। पादपों और जंतुओं के बीच की क्या कहते हैं, इसे योजक कड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं, योजक कड़ी। ठीक है, नोट कीजिए यहां तक।
यूग्लिनॉइड, इसके अंदर मोस्टली यूग्लिना आता है। और यूग्लिना कहाँ मिलता है आपको? मोस्टली स्वच्छ जल में या फिर स्थिर जल में पाया जाता है। और इसे आप प्लांट्स और एनिमल्स यानी पादपों और जंतुओं के बीच की क्या करते हैं? योजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया हो? ठीक है, अब बात करें आगे की, तो इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है, लेकिन सेल वॉल की तरह एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। प्रोटीन युक्त पदार्थ का क्या पाया जाता है? आवरण पाया जाता है। प्रोटीन युक्त पदार्थ का एक आवरण पाया जाता है। ध्यान से सुनना, प्रोटीन युक्त पदार्थ का एक आवरण पाया जाता है और उस आवरण को आप कहेंगे पेलिकल। पेलिकल कहते हैं। और इसी पेलिकल की वजह से ये लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। कोशिका भित्ति नहीं होती है। कोशिका भित्ति के स्थान पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ का आवरण पाया जाता है जिसे आप पेलिकल कहेंगे। और इस पेलिकल की वजह से ये कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। अब बात कर रहे हैं युग्लिना की, तो जैसे मान लीजिए ये युग्लिना है, इस युग्लिना के अंदर दो कसाब हो गए, एक कसाब बड़ा होता है और एक कसाब छोटा होता है। ठीक है, तो युग्लिना के अंदर भी कसाब कितने होते हैं? दो कसाब होते हैं। जैसे डायनोफ्लेजिलेट में भी दो होते हैं, लेकिन वहां पर ये नहीं था कि एक बड़ा है एक छोटा है। ठीक है, लेकिन इस युग्लिना के अंदर दो कसाब है। इसमें से एक चीज रहती है कि एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या है कि अगर सूर्य का प्रकाश है, मैं क्या कह रहा हूं, सनलाइट है, तो ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। और सूर्य का प्रकाश नहीं है तो उस समय ये दूसरे जीवों को शिकार करके खाते हैं। मतलब ये परपोषी की तरह व्यवहार भी करते हैं। मतलब ये स्वपोषी भी होंगे और ये परपोषी भी होंगे। स्वपोषी मतलब सूर्य का प्रकाश है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेंगे और अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं कर लेंगे। परपोषी, सूर्य का प्रकाश नहीं है उस समय ये दूसरे जीवों का शिकार करते हैं और उनका भक्षण करके खा जाते हैं, परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने है यूग्लिना। ठीक है, तो यूग्लिनॉइड के अंदर क्या क्या चीजें याद रखनी है कि ये मोस्टली स्वच्छ जल के अंदर और स्थिर जल के अंदर पाए जाते हैं। यूग्लिना इसका मुख्य सदस्य होता है। इसके अंदर इसे यूग्लिना को आप प्लांट्स और एनिमल यानी पादप और जंतुओं के बीच की क्या कहते हैं? योजक कड़ी कहते हैं, कनेक्टिव लिंक्स कहते हैं। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती है। सेल वॉल के स्थान पर क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन युक्त पदार्थ का आवरण पाया जाता है और उसको कहेंगे आप पेलिकल। और इस पेलिकल की वजह से ये कैसे होते हैं? लचीले होते हैं। और कसाब कितने होंगे? दो होंगे। दो फ्लेजिला होते हैं यूग्लिना के अंदर, लेकिन एक बड़ा होता है और एक छोटा होता है। और सूर्य का प्रकाश होता है तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। स्वपोषी की तरह व्यवहार कर रहे हैं। और सूर्य का प्रकाश नहीं है उस समय ये दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, अर्थात परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। ये आपको यूग्लिनॉइड्स के अंदर याद रखना है। ठीक है, अब बात करें आगे की 4 नंबर पर। 4 नंबर पर आता है आपके अवपंक कवक। अवपंक कवक वो क्या है? तो देखिए, अवपंक कवक की बात कर रहे हैं। 4 नंबर पर है अवपंक कवक। अवपंक कवक की बात करें तो ये मृतपोषी होते हैं। ठीक है, ये मृतपोषी प्रोटिस्टा होते हैं। प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं तो प्रोटिस्टा ही है, मृतपोषी होते हैं। पहला बिंदु यही याद रखना है कि ये मृतपोषी होते हैं। ये मोस्टली कहां पर मिलते हैं? जैसे बाकी वाले जीव आपने देखे, कोई स्वच्छ जल के अंदर था, कोई लवणीय जल के अंदर था, कोई समुद्री जल के अंदर था। ये मोस्टली कहां देखने को मिलेंगे? तो ये मिलेंगे आपको पेड़ पौधों की टहनियों पर। पेड़ पौधे होते हैं ना, उनकी टहनियों में, या जो सड़े गले पत्ते होते हैं ना, वहां पर ये आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि जब अनुकूल परिस्थितियां है, क्या है? जब अनुकूल परिस्थितियां है, अनुकूल परिस्थितियां है तो ये बनाते हैं प्लाज्मोडियम। अनुकूल परिस्थितियों में ये बनाता है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम वो वाला नहीं है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करे। अनुकूल परिस्थितियों में ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं और ये कई फीट तक लंबा हो सकता है। कई फीट तक ये क्या हो सकता है? लंबा हो सकता है। अनुकूल परिस्थितियों में तो ये बनाएगा प्लाज्मोडियम। ये विशेष याद रखना।
जो औपंक कवक है वो अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनाएगा, प्लाज्मोडियम बनाएगा, और ये प्लाज्मोडियम कई फीट तक लंबाई का हो सकता है। ठीक है, और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आई, जैसे ही क्या आई, प्रतिकूल परिस्थिति आई, तो ये क्या करेगा, ये प्लाज्मोडियम बिखर जाएंगे और बिखर के बीजाणु युक्त फलनकाय बनाएंगे। बीजाणु युक्त क्या बनाएंगे, फलनकाय बनाएंगे। ये आपको याद रखना है औपंक कवक के अंदर। ठीक है, औपंक कवक मोस्टली मृतपोषी होते हैं, मृत पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधों की टहनियों से या पत्तों से। अनुकूल परिस्थितियों में ये क्या बनाते हैं, प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ये प्लाज्मोडियम कई फीट तक लंबा हो सकता है, और जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आई तो ये क्या बनाएगा, बीजाणु युक्त फलनकाय। क्या बनाएगा, बीजाणु युक्त फलनकाय। अब लास्ट बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की। तो देखो कुछ चीजें आपको रखनी पड़ेगी। प्रोटोजोआ की बात करते हैं। प्रोटोजोआ भी आपको 4 तरह के पढ़ने हैं, अमीबीय, कसाबीय, पक्षमाबीय और स्पोरोजोआ। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर पर हम 5 नंबर पर बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला है, ये प्रोटोजोआ होते हैं ना, ये परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। परजीवी भी हो सकते हैं, परभक्षी भी हो सकते हैं। ठीक है, इन प्रोटोजोआ का आकार, इन प्रोटोजोआ को आप 4 भागों में बांट सकते हो, ऐसे कह सकते हो। इनको 4 समूह में बांटा गया है। 4 समूह कौन कौन से, तो सबसे पहला आता है एक अमीबीय प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ है, उसका नाम है अमीबीय प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ आपके सामने कसाबी प्रोटोजोआ, कसाबी प्रोटोजोआ। एक आपके सामने है पक्षमाबी प्रोटोजोआ। और एक आपके सामने स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। ठीक है, अब इनके आवास याद करो तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा सीधा इनके एग्जाम्पल याद कर लो। जैसे मैं बात करूं अमीबीय प्रोटोजोआ की, तो ये मोस्टली पाए जाते हैं स्वच्छ जल और समुद्री जल में। स्वच्छ जल और समुद्री जल में पाए जाते हैं। और अमीबीय प्रोटोजोआ के अंदर कूटपाद पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कूटपाद, जिसकी सहायता से अपने लिए भोजन को अंदर खींचते हैं। ठीक है, कूटपाद क्या करते हैं, अपना शिकार होता है उसको, शिकार को अंदर लेने का काम करते हैं, या मैं कहूँ भोजन को अंदर खींचने का काम कौन करता है, कूटपाद करते हैं। और इसका एग्जाम्पल याद रखना आपको, एंट अमीबा। क्या याद रखना है, एंट अमीबा। कसाबी प्रोटोजोआ के अंदर याद रखना, इसके अंदर कसाब पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कसाब पाया जाता है। कसाबी प्रोटोजोआ के अंदर कसाब पाया जाता है। और इसका याद रखना एग्जाम्पल ट्रिपेनोसोमा। क्या याद रखना, ट्रिपेनोसोमा। और पक्षमावी प्रोटोजोआ के अंदर याद रखना, इसके अंदर पक्षमा पाया जाता है, सीलिया पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर क्या था, फ्लेजिला था। कसाबी प्रोटोजोआ के अंदर तो कसाब था, पक्षमावी प्रोटोजोआ के अंदर पक्षमाव होते हैं। और इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। क्या होता है, पैरामीशियम। पैरामीशियम की संरचना में आपने देखा होगा, आप चारों ओर से पक्षमा बनाते हो, ऐसी उसकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार की, आप ऐसे बनाते हो ना। ये सारे क्या होते हैं, सीलिया होते हैं। ठीक है, और स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ में याद रखना, इसके अंदर ऐसे जीव आएंगे जिनके जीवन काल में संक्रमण अवस्था होती है, इन्फेक्शन करने वाले, जैसे प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम वही है जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, 12th क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे, चैप्टर आता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसके अंदर मलेरिया रोग आपके अंदर कोर्स के अंदर दे रखा है। इस प्लाज्मोडियम की चर्चा करेंगे वहां। तो ये आज आपको याद रखना है कि प्रोटोजोआ परपोषी, परजीवी और परभक्षी हो सकते हैं। 4 भागों में इसको बांटा गया है। पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ, जो मोस्टली स्वच्छ जल में और समुद्री जल में पाया जाता है। इसके अंदर कूटपाद पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये अपने शिकार को या भोजन को पकड़ने का काम करते हैं।
और इसका एग्जाम्पल होता है एंटमीबा। कसाबी प्रोटोजोआ के अंदर याद रखना कसाब पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल होता है ट्रिपेनोसोमा। पक्षमा भी प्रोटोजोआ के अंदर पक्षमा पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम। और स्पोरोजोआ में ऐसे जीव आएंगे जिनके जीवन काल में संक्रमण अवस्था यानी इन्फेक्शन करने वाली स्टेज पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, यहाँ तक नोट कीजिए आप। हो गया। देखिए अब मैं एक बार फटाफट इसको 5 मिनट में रिवाइज कर लूं ताकि आपको भी क्लियर हो जाए और कुछ बातें याद भी हो जाए। तो देखिए सबसे पहले हमने देखा प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत के अंदर देखा कि शब्द दिया था हिकल ने। ए कोशिकीय यूकैरियोट्स होते हैं, कोशिका भित्ति कुछ में है और कुछ में नहीं है। फिर हमने बात की थी कि केंद्रक इसके अंदर सुविकसित होता है तो केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है। पोषण ये स्वपोषी भी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। और जनन इसमें मोस्टली संयुग्मन या कॉन्जुगेशन या सलियन विधि द्वारा होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आते हैं तो इसके अंदर देखो मैंने पहले ही बता दिया इसके अंदर क्या क्या आएंगे। तो इसके अंदर आए थे क्राइसोफाइट, एक बार मैं वापस लिख लेता हूं, क्राइसोफाइट आएंगे। इसके अंदर क्या आएंगे, डाइनोफ्लेजिलेट आएंगे, डाइनोफ्लेजिलेट आएंगे। इसके अंदर आपको यूग्लिनॉइड देखने को मिलेगा, यूग्लिनॉइड। इसके अंदर औपंग कवक देखने को मिलेंगे आपको और इसके अंदर पाया जाता है प्रोटोजोआ। ये सारे इसी के अंदर आते हैं। ठीक है, इन्हीं की चर्चा हमने की थी। क्राइसोफाइट में हमने देखा कि डायटम्स और सुनहरे शैवाल आते थे। ठीक है, जो स्वच्छ जल और लवणीय जल में पाए जाते हैं और अत्यंत सूक्ष्म जीव होते हैं। डायटम्स के अंदर याद रखना जो कोशिका भित्ति होती है वो साबुनदानी की तरह होती है और उस कोशिका भित्ति के बाहर सेलिका का आवरण पाया जाता है जिसकी वजह से वो नष्ट नहीं होते हैं। और डायटम्स जो मृत हो जाते हैं वो अपने आवास पर उनके अवशेष छोड़ जाते हैं और इन अवशेषों के कारण एक मृदा का निर्माण होता है जिसे डायटम मृदा कहते हैं। और उस डायटम मृदा का उपयोग पॉलिश करने में या फिर तेल या जो सिरप होते हैं उनके निस्यंदन में किया जाता है। ये हमने क्राइसोफाइट के अंदर देखा। डाइनोफ्लेजिलेट में हमने देखा कि इनके अंदर मोस्टली 2 कसाब होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक के आधार पर ये लाल, पीले, हरे, भूरे, नीले हो सकते हैं। लाल डाइनोफ्लेजिलेट के अंदर विस्फोटन होता है जिसके कारण समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है और इस गुण को कहते हैं जैव संदीप्ति। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है गोनियोलैक्स। और एक नोक्यूटेला भी होता है जिसे आप समुद्री भूत कहते हैं। यूग्लिनॉइड्स स्वच्छ जल और स्थिर जल में पाए जाते हैं। इसके अंदर मोस्टली यूग्लिना आता है। यूग्लिना को आप पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी कहते हैं। कोशिका भित्ति इसके अंदर नहीं होती है। कोशिका भित्ति की तरह इनमें बाहर की ओर एक प्रोटीन का आवरण पाया जाता है, उसको कहेंगे आप पेलिकल। और उस पेलिकल की वजह से ये लचीले होते हैं। इसमें भी 2 कसाब मिलेंगे आपको, 2 फ्लेजिला होंगे। एक फ्लेजिला बड़ा होगा, एक फ्लेजिला छोटा होगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषण करेंगे और अपने लिए भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। मतलब यूग्लिनॉइड्स या यूग्लिना कैसा व्यवहार कर रहे हैं, स्वपोषी की तरह। लेकिन जैसे ही सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है या सूर्य का प्रकाश जब एब्सेंट होता है तो ये परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब दूसरे जीवों का शिकार करके अपने लिए भोजन बनाते हैं। ठीक है, औपंग कवक में हमने देखा कि मोस्टली जो मृतोजीवी जीव होते हैं वो इसमें आते हैं। मृतजीवी प्रोटिस्टा इसमें आते हैं। औपंग कवक में याद रखना आपको कि जो अनुकूल परिस्थितियां है उस समय ये प्लाज्मोडियम बनाते हैं। ठीक है, और प्रतिकूल परिस्थितियों में विस्फोटन होता है जिसकी वजह से ये बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। प्रोटोजोआ के अंदर याद रखना आपको कि मोस्टली ये परपोषी, परजीवी और परभक्षी होते हैं। इनको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा है कसाबी प्रोटोजोआ, तीसरा है पक्षमावी प्रोटोजोआ और चौथा है स्पोरोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ होता है ये मोस्टली स्वच्छ जल में और समुद्री जल में पाया जाता है और इसके अंदर कूटपात पाए जाते हैं जिसकी सहायता से ये शिकार को अपनी ओर खींचते हैं या भोजन को अंदर ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल याद रखना एंटमीबा। कसाबी प्रोटोजोआ के अंदर कसाब पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल होता है ट्रिपेनोसोमा। पक्षमावी प्रोटोजोआ के अंदर पक्षमाप यानी सीलिया पाया जाता है और इसका एग्जाम्पल होता है पैरामीशियम।
और स्पोरोजोआ जो प्रोटोजोआ है इसके अंदर संक्रमण की अवस्था यानी इन्फेक्शन की अवस्था पाई जाती है और इसका एग्जाम्पल होता है प्लाज्मोडियम। ये वही प्लाज्मोडियम है जिसके द्वारा मलेरिया रोग उत्पन्न होता है, जिसकी चर्चा हम 12th क्लास के अंदर करेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। धन्यवाद आज की क्लास के लिए जिसमें हमने प्रोटिस्टा जगत देखा है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम देखेंगे कवक जगत। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।